नमस्कार बच्चों। कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण, पाठ 6, बीज बना पौधा, भाग प्रथम। बच्चों, आप प्रातःकाल घूमने के लिए कहाँ जाते हो? बाग बगीचे में। अच्छा, बगीचे में आप क्या क्या देखते हो? बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हो वहाँ। पेड़ पौधों के भागों के नाम बताओ। जड़, तना, फूल, फल, पत्तियाँ आदि। अब इनमें से पेड़ पौधे किससे उगते हैं? बीजों से। क्या आपने बीजों से पौधे बनने की प्रक्रिया देखी है? नहीं देखी। तो चलो, आज का हमारा प्रकरण है बीजों का अंकुरण। आज हम बीजों के अंकुरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, हम सभी भोजन करते हैं। नीचे दी गई तालिका में कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। बताओ कि पौधे का वह कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं। एक तरफ खाद्य पदार्थ के नाम हैं और एक तरफ पौधे का वह भाग है जिसका पौधे का हम वो भाग उपयोग में लेते हैं। अब चावल है। अब चावल पौधे का कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं? वो है बीज। ऐसे ही सेब, तो सेब के पेड़ जो होता है उस पर जो फल लगते हैं उसे हम खाते हैं। गाजर का हम जड़ वाला भाग खाते हैं। बाजरे के हम बीजों को उपयोग में लेते हैं। पालक के पत्तों का उपयोग करते हैं। प्याज को हम जड़ के रूप में खाते हैं। चना, उसके बीजों का उपयोग करते हैं। आलू का जो भाग है, मोटा सा वो भाग होता है, वो तना होता है, उसे हम उपयोग में लेते हैं। हम पेड़ पौधों के भागों का सेवन जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज आदि सभी रूपों में करते हैं। सब्जी, फलों, अनाज, मसालों, सूखे मेवे, वनस्पति तेल, सौंदर्य प्रसाधनों, दवाइयों, फर्नीचर, खिड़की, दरवाज़ों आदि किसी न किसी रूप में हम पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री से निर्मित वस्तु का उपयोग करते हैं। जैसे जड़ के रूप में गाजर, मूली, शकरकंद, शलगम, प्याज आदि। तने के रूप में आलू, अरबी, अदरक, हल्दी आदि। पत्ती के रूप में पालक, मेथी, धनिया, बथुआ, पुदीना, चाय की पत्ती आदि। फूलों के रूप में गुलाब, गोभी, लौंग आदि। फल के रूप में सेब, केला, नारंगी, मौसमी, नाशपाती, नारियल, चीकू, खजूर, लीची, जामुन, बेर, कीवी, अंगूर, सीताफल, अमरूद, आम आदि। इन सभी फलों का हम सेवन करते हैं। बीज के रूप में गेहूँ, जौ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, सभी प्रकार की दालों आदि का उपयोग किया जाता है। अभी तक हमने जाना कि हम पेड़ पौधों के किन किन भागों का सेवन करते हैं। अब हम जानेंगे कि नए पौधे किस प्रकार बनते हैं। मोनू गुड्डी से कहता है, देखो, नीम के पेड़ के नीचे व तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। गुड्डी कहती है, हाँ भैया, बहुत सारे पौधे हैं। भैया, ये पौधे कहाँ से आए? इनको यहाँ कौन लाया? मोनू, गुड्डी, ये पौधे तो बारिश में अपने आप उगाते हैं। गुड्डी, भैया, एक पौधा मैंने उखाड़ा है, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। मोनू, गुड्डी, ये चने का पौधा है, इसमें नीचे चने से जड़ निकलती दिखाई दे रही है, इसी से पौधा उगता है, इसे वापस ज़मीन में लगा दीजिए। चित्र में देखिए, चने के बीज से अंकुरित होता हुआ पौधा, उसमें से सबसे पहले नीचे की तरफ जड़ निकली हुई है और उसके बाद उसमें ऊपर की तरफ अंकुरण होकर के पौधा अंकुरित हो रहा है। दूसरे चित्र में एक दाल के बीज से अंकुरित पौधा है, उसमें भी अंकुरण हो रहा है। बछ बारस के दिन त्यौहार पर गुड्डी की माँ ने मूंग, मोठ व चने
भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह होने पर पूजा के लिए मूंग, मोठ, चने के दानों को निकाला गया तो गुड्डी ने माँ से पूछा, गुड्डी माँ, मूंग के अंदर से यह सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या निकला है? माँ, बेटा यह जड़ है, बाद में मूंग का पौधा बनेगा, इसे अंकुरण कहते हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद जो धागा दिखाई दे रहा है, यह पौधे में से जड़ का अंकुरण हो रहा है। इस प्लेट में देखिए सभी प्रकार की अंकुरित दालें हैं। कुछ चने हैं, मूंग है, मोठ है, मटर है, राजमा है, छोले हैं। इस प्रकार सभी प्रकार की दालें हैं। आप सभी इस प्रयोग को घर में कर सकते हैं। एक कटोरी लेकर उसमें मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने लीजिए। इस कटोरी को पानी से भर दीजिए। दूसरी कटोरी में गीला कपड़ा रखकर उसमें मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने डालो और दानों को गीले कपड़े से ढक दीजिए। तीसरी कटोरी में केवल मूंग, चना, मोठ के दाने डालिए। इनमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, इनको सूखा ही रखना है। प्रतिदिन इन कटोरियों में अंकुरण की स्थिति को अपनी कॉपी में लिखिए। चित्र 1 में देखिए, हमने 3 अलग अलग कटोरियों में चने की, मूंग की और मोठ की 3 प्रकार की दाल ली है और दूसरी कटोरी में दाल लेकर के उन दालों में पानी कर दिया है। चना, मूंग, मोठ और दानों में अंकुरण की स्थिति कटोरी नंबर 1 में। पहले दिन आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरे दिन दाने का आकार बढ़ा। तीसरे दिन दाने का आकार और बढ़ा। चौथे दिन दाने का आकार और अधिक बढ़ा। दूसरे दिन तीनों कटोरियों में जो दाने हैं वो पानी में आकार में बड़े हो गए हैं। और तीसरे दिन हम जब देखते हैं तो सभी दानों में अंकुरण, एक रेशे जैसा पदार्थ निकल आया है सफ़ेद कलर का, वो अंकुरण हो गया है, यानी कि दानों में अंकुरण हो गया। पहले दिन, अब कटोरी नंबर 2 में देखिए, पहले दिन आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरे दिन दाना फूटा। तीसरे दिन थोड़ा अंकुरण हुआ। चौथे दिन ज़्यादा अंकुरण हुआ। और कटोरी नंबर 3 में पहले दिन भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरे दिन भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तीसरे दिन भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और चौथे दिन भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब आप जानोगे कि पहली कटोरी में दाने बड़े हो गए और बड़े हो गए। दूसरी कटोरी में तीसरे दिन ही अंकुरण हो गया और चौथे दिन और अधिक अंकुरण हो गया। और तीसरी कटोरी में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? आइए हम देखते हैं। ये चौथे दिन है जिसमें पूरी तरह अंकुरण हो गया है। अब इसके हम परिणाम को जानने के लिए आगे देखते हैं। कटोरी नंबर 2 में अंकुरण ज़्यादा हुआ क्योंकि इसमें हल्की नमी, तापमान दोनों परिस्थितियाँ थी। किसी भी कटोरी में पहले दिन अंकुरण आरंभ नहीं हुआ था। कटोरी नंबर 3 में तो अंकुरण हुआ ही नहीं क्योंकि दानों को अंकुरित होने के लिए हमने उसमें पानी नहीं डाला था। अंकुरण के लिए दानों को गीले कपड़े में इसलिए बांधा गया क्योंकि गीले कपड़े में हल्की नमी और हल्का तापमान दोनों स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो अंकुरण के लिए आवश्यक हैं। अंकुरण की परिभाषा। बीज के अंकुरण से नवोद्भिद और एक नए पौधे का जन्म होता है। बीज का भ्रूण ही इस नवोद्भिद को बनाता है। जब भ्रूण का अक्ष बढ़कर नन्हे से पौधे में परिवर्तित होता है और उसमें पत्तियां नहीं आती तो उसे ही नवोद्भिद कहते हैं। नवोद्भिद बनने की प्रक्रिया को ही अंकुरण कहते हैं। अंकुरण के 2 प्रकार हैं। बीजों का अंकुरण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, भूमिपूरक अंकुरण और अधोभूमिक अंकुरण। अंकुरण को समझने के लिए भ्रूणाक्ष के विभिन्न भागों को देखिए। नीचे की तरफ है मूलांकुर, उसके ऊपर है बीज पत्राधार, फिर है बीज पत्र, बीज पत्रोपरिक और ऊपर वाला भाग है प्रांकुर। ये जो बीज पत्राधार है, वो जो बीज होता है उसके जो दोनों आधार होते हैं वो बीज पत्र कहलाते हैं। और मूलांकुर जड़ की तरफ जाने वाला भाग है और प्रांकुर जो ऊपर की तरफ निकलता है, उसमें से आगे पत्तियां निकलती हैं।
आपने जाना अंकुरण दो प्रकार का होता है। भूमि के ऊपर होने वाला अंकुरण भूम्युपरीक अंकुरण कहलाता है और भूमि के अंदर होने वाला अंकुरण अधोभूमिक अंकुरण कहलाता है। भूम्युपरीक अंकुरण का उदाहरण है सेम का अंकुरण और अधोभूमिक अंकुरण का उदाहरण है चने का अंकुरण। तो अब हम आगे देखते हैं भूम्युपरीक अंकुरण। अंकुरण के समय जब बीज पत्र भूमि से बाहर निकल आते हैं तो उसे भूम्युपरीक अंकुरण कहते हैं, अथवा अंकुरण के समय जब बीज पत्राधार तेजी के साथ बढ़कर बीज पत्रों को भूमि से बाहर निकाल लाता है तो उसे भूम्युपरीक अंकुरण कहते हैं। जैसे इमली, खीरा, पपीता, नीम, सेम, कपास, अरंडी आदि, इनमें भूम्युपरीक अंकुरण होता है। अब दूसरा है अधोभूमिक अंकुरण। अंकुरण के समय जब बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं तो उसे अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं, अथवा अंकुरण के समय जब बीज पत्रों पर एक तेजी के साथ वृद्धि करके प्रांकुर को बाहर की ओर धकेल देते हैं, यानी भूमि के ऊपर कर देता है, तो उसे अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। जैसे चना, मटर, मूंगफली, आम, मक्का आदि, इन सभी में अधोभूमिक अंकुरण होता है। चने के बीज का अंकुरण उधर बीज पत्रों पर एक तीव्रता से वृद्धि करता है तथा प्रांकुर को भी भूमि से बाहर निकाल लाता है। इस प्रकार बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं और प्रांकुर में वृद्धि होने एवं पत्तियां आदि बनने से नवोदित छोटे पौधे का रूप ले लेता है। इस प्रकार का अंकुरण जहां बीज पत्रों पर की तीव्र वृद्धि के कारण बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं, अधोभूमिक अंकुरण कहलाता है। सेम के बीज का अंकुरण भूमि से जल अवशोषित करके बीज मुलायम हो जाता है और उसका मूलांकुर सबसे पहले निकलकर भूमि के अंदर चला जाता है और प्रथम जड़ के रूप में स्थापित होता है। इसी बीच प्रांकुर भी वृद्धि करता है, लेकिन भूम्युपरीक अंकुरण है इसलिए बीज पत्राधार में अधिक वृद्धि होती है। शीघ्र ही बीज पत्रों सहित प्रांकुर भूमि से बाहर आ जाता है। इस प्रकार अंकुरण दो प्रकार के हुए, भूम्युपरीक अंकुरण और अधोभूमिक अंकुरण। बोध प्रश्न। प्रश्न 1, पेड़ पौधों के कौन कौन से भाग भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज। प्रश्न 2, बीज के रूप में खाए जाने वाली 5 चीज़ों के नाम लिखो। गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि। प्रश्न 3, पेड़ पौधे किसके द्वारा उगाए जाते हैं? बीजों के द्वारा पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। प्रश्न 4, बीज से मूलांकुर एवं प्रांकुर कब निकलते हैं? अंकुरण के समय। प्रश्न 5, किस कटोरी में अंकुरण ज़्यादा हुआ? कटोरी 2 में अंकुरण ज़्यादा हुआ। किस कटोरी में पहले दिन से अंकुरण आरंभ हुआ? किसी भी कटोरी में पहले दिन से अंकुरण आरंभ नहीं हुआ। अंकुरण के लिए कौन कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? अंकुरण के लिए अंकुरण हेतु हल्की नमी, ताप व वायु की आवश्यकता होती है। अभ्यास प्रश्न या गृह कार्य। प्रश्न 1, बीजों के अंकुरण हेतु किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? प्रश्न 2, अंकुरण किसे कहते हैं? प्रश्न 3, मूलांकुर और प्रांकुर में क्या अंतर है? प्रश्न 4, अंकुरित बीज का चित्र बनाकर उसके भागों के नाम लिखिए। प्रश्न 5, अंकुरण के कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखिए। प्रश्न 6, घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरण क्यों नहीं होता? इन सभी प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। प्रयोग या प्रसार हेतु एक प्रश्न। आप सभी मिलकर अलग अलग बीजों को पारदर्शक पात्र में मिट्टी में डालें, उनमें होने वाले परिवर्तनों को देखें। अंकुरण प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कर इस पर चर्चा कर अपनी कॉपी में लिखिए। इन सभी प्रश्नों को अभ्यास पुस्तिका में करने के साथ साथ दोहरान कर याद भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।